जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत ये 50 चैप्टर देखेंगे, जिसमें हम लोगों को देखना है आज संवैधानिक निकाय के अंतर्गत। ठीक है, जितना भी संविधान के अंतर्गत जो संस्थाएं बनी हुई है, हम लोग उसी के अंतर्गत अभी देख रहे हैं। उसी में अगला चैप्टर है हम लोगों का भारत के महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। चलिए तो देखते हैं इसमें ये क्या होता है। देखिए, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ना, यानी कि जो महान्यायवादी जिसको हम लोग कहते हैं, ये जो महान्यायवादी हैं, इनका जो सरकार क्यों नियुक्त करता है। ठीक है, तो इनको जो है सरकार इसलिए नियुक्त करता है कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम लोगों को किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो हमारे पास जब न्यायालय में हम लोग जाते हैं, तो हमारे पास हमारे साथ क्या होता है, वकील होता है जो हमारे लिए काम करता है। ठीक है, वकील क्या है, हमारे पक्ष में बातें करता है। तो सेम वैसा ही जो महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी जो होते हैं वो सरकार के वकील होते हैं। ठीक है, वो सरकार के तरफ से न्यायालय में जाते हैं। जब भी किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा मामला होता है, तो उसमें सरकार की तरफ से जो जाते हैं वो होते हैं महान्यायवादी। ठीक है। महान्यायवादी का उसमें बहुत प्रमुख भूमिका होता है। ठीक है, तो आज हम लोग संवैधानिक निकाय के अंतर्गत महान्यायवादी के बारे में देखेंगे। इसमें देखेंगे कि इनका नियुक्ति, कार्यकाल और पूरा जो इनका कार्य शक्तियाँ, ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इनका जो नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति महान्यायवादी का नियुक्ति करते हैं। इनके लिए योग्यता क्या होना चाहिए, यदि कोई भी व्यक्ति महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अगर बनना चाहता है, तो उसके लिए उसके अंतर्गत क्या योग्यता होना चाहिए। सबसे प्रमुख बात, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, देखिए सबसे मुख्य बात याद रखेंगे कि जो चीज़ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में लागू लागू होता है, यानी कि उनके लिए जो योग्यता लागू होता है, वही योग्यता महान्यायवादी के लिए भी लागू होगा। यानी कि इसमें क्या आवश्यक है, सबसे पहले तो वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद से उसको उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का मतलब 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, या फिर किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, ये भी। और या फिर राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। यही कंडीशन पूरा एकदम सेम ऐसे ही आप जो न्यायालय के जैसे उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी योग्यता में भी आप सेम ऐसा ही देखेंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि महान्यायवादी की योग्यता वही है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। तो आप याद रखेंगे कि ये एकदम सही है, करेक्ट होगा ये। ठीक है, क्योंकि ये जो योग्यता होता है वो उच्चतम न्यायालय के समान होता है। तो हम लोग यहाँ पे समझ गए कि जो नियुक्ति होता है राष्ट्रपति के द्वारा होता है, और जो योग्यता होता है वो उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समान जो योग्यता है, वही योग्यता यहाँ भी होता है। देखते हैं यहाँ पे नियुक्ति और कार्यकाल, और आगे इसमें देखते हैं क्या-क्या बातें हैं। देखिए, महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान के द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। ये जो कई बार हम लोग लगातार जो पढ़ रहे हैं ना कि संविधान के द्वारा लिखा हुआ है, कभी हम लोग देख रहे हैं कि संविधान में वो चीज़ लिखित नहीं है। यहीं से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इस पे हमेशा फ़ोकस रखेंगे आप कि अभी यदि हम लोग महान्यायवादी पढ़ रहे हैं, तो महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं होता है। देखिए, ये एक तरीके से ना समझ लीजिए कि ये जैसे कि अभी क्या है कि बीजेपी की यदि सेंटर में सरकार है, तो उनका जो सरकार बना हुआ है, उस सरकार के अंतर्गत ही, यानी कि कहीं न कहीं ये जो महान्यायवादी होते हैं, उनके पक्ष में होते हैं, उनके साथ होते हैं। ठीक है? तो इनकी नियुक्ति में जो मेन ये जो गवर्नमेंट है, इनका पूरा सिफ़ारिश होता है। तो इसलिए जो इनका एक तरीके से जो कार्यकाल, सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा डिसाइडेड नहीं है संविधान के अनुसार। बहुत ज़्यादा एक तरीके से संरक्षण भी प्रदान नहीं है इनको, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं। ये सरकार के पक्ष में ही इनको बोलना है, जो भी बोलना है।
तो इसलिए इनको मेन इनका जो काम है उतना में उनका काम हो जाता है। सरकार के पक्ष में ही जब रहना है तो उतना सुरक्षा ये सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना? तो देखिए जो इनका जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, लेकिन संविधान में इनको हटाने का ये देखिए एक चीज़ और है ना, यहाँ पे भी ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले मैं इसको बता देता हूँ कि जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, लेकिन वो राष्ट्रपति के ऊपर है। प्लस इसमें ये भी एक कंडीशन होता है कि महान्यायवादी जो होते हैं, जब मंत्रिपरिषद जो सरकार है, जैसे अभी जो सरकार चल रही है, यदि ये सरकार इस्तीफा दे दी या बर्खास्त हो गई, विघटन हो गया, ठीक है, किसी भी तरीके से ये सरकार क्या है समाप्त हो गई, उस समय महान्यायवादी का भी पद उनको भी त्यागपत्र देना पड़ता है, या फिर राष्ट्रपति के अंदर होता है, हम लोग आगे वो सबको भी पढ़ेंगे, या फिर राष्ट्रपति चाहें तो वो खुद हटा सकते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की ये प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं, ठीक है। देखिए इनको जो हटाने का जो प्रक्रिया वगैरह है ना, ये भी कोई ऐसा मूल व्यवस्था नहीं किया गया है। तो संविधान में इन महान्यायवादी के बारे में जो हटाने का व्यवस्था है, जैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट के बारे में देखें कि विशेष बहुमत के अनुसार होना चाहिए। जो हम लोग अभी पिछले दिन जो कैग पढ़े थे, उसमें भी हम लोगों ने ये देखा था। तो ये जो हटाने की जो प्रक्रिया है, वह संविधान में महान्यायवादी के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया है। वो क्या है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं, यानी कि राष्ट्रपति के अनुसार सारा मैनेजमेंट हो जाता है इनका। राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है, ये क्लियर है, लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सरकार का ही खुद ये व्यक्ति है ना? तो सरकार के द्वारा ही नियुक्त किया जा रहा है, सरकार के लिए ही बोलना है उसे, तो यहाँ पे कोई ऐसा सिचुएशन नहीं आता है। ठीक है, देखिए आगे, राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्यागपत्र भी सौंप करके पदमुक्त हो सकता है। ये हम हर एक में कॉमन है ये। त्यागपत्र देने का हर किसी को है कि अब उसको वो काम पसंद नहीं आ रहा, नहीं करना चाहता है, तो त्यागपत्र दे सकता है, नॉर्मल है ये। देखिए यहाँ पे ये परंपरा यह है कि जब सरकार यानी कि मंत्रिपरिषद जो है वो अगर त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए, तो उसे त्यागपत्र देना होता है। यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जो सरकार है वो सरकार त्यागपत्र दे दे या किसी भी तरीके से समाप्त हो जाए जो मंत्रिपरिषद है, ठीक है। सरकार का सबसे मुख्य चीज़ तो ये है ना, मंत्रिपरिषद। तो अगर मंत्रिपरिषद किसी वजह से समाप्त हो जाती है, तो ये जो महान्यायवादी है उसको भी त्यागपत्र देना पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन्हीं के पक्ष में ही होता है ये जो जो ये महान्यायवादी जो व्यक्ति होता है, इन्हीं के पक्ष में, इन्हीं के लिए ही न्यायालय में प्रस्तुत होता है। तो इस एक तरीके से ये भी सरकार के अंदर हुआ, ठीक है? क्योंकि उनकी जो नियुक्ति होती है वो सरकार के सिफारिश में होती है, इसके कारण से इनको भी अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। ये समझ गए? संविधान में देखिए महान्यायवादी का ये पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। यानी कि यहाँ पे अब हम लोग एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा इसको। सबसे फर्स्ट आप याद रखेंगे कि जो महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो निश्चित नहीं है, हटाने की प्रक्रिया क्या है वो भी निश्चित नहीं है संविधान के अंतर्गत, ठीक है। ये सारी बातें नहीं कही गई हैं संविधान में। उसके बाद से उनको वेतन कितना मिलना चाहिए, वेतन भत्ते, ये सब का भी व्यवस्था संविधान में नहीं किया गया है। ये सारी चीज़ें राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दी गई है। राष्ट्रपति अपने अनुसार उनका सारी चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं। देखिए अब महान्यायवादी का कार्य क्या होता है, इनके पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं, ठीक है। महान्यायवादी हम लोग समझ गए, ठीक है। राष्ट्रपति, अब इनका जो सरकार है, सरकार के अंतर्गत सारे काम करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह देगा, सलाह देना है, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं अपना एक तरीके से सरकार का वकील है। सरकार को किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होती है तो वो सलाह देगा वहाँ पे। तो सलाह दे जो राष्ट्रपति के द्वारा सौंपे गए हैं, राष्ट्रपति के द्वारा जितने भी जो भी सलाह लिया जाए वो सभी को देने का ही काम होता है महान्यायवादी का। देखिए राष्ट्रपति यहाँ पे महान्यायवादी को क्या क्या काम सौंपते हैं ज़्यादातर, देखिए भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। समझ में आ गया? किसी भी प्रकार से देखे होंगे, मान के चलो कि कोई ऐसा अभी
परिवर्तन, कोई विधेयक, कोई रूल लाया गया जिसमें क्या है कि संविधान के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है कि संविधान के अंतर्गत है कि नहीं, अनुरूप है कि नहीं है, कहीं संविधान में किसी मूल अधिकार या फिर किसी भी महत्वपूर्ण ऐसा टॉपिक है ऐसा आर्टिकल है जिसको ये कहीं प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसके लिए करना है, या सरकार के खिलाफ कोई किसी चीज़ के लिए उच्चतम न्यायालय में किसी भी तरीके से पिटीशन वगैरह डालता है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं उससे मामले को लेकर के उच्चतम न्यायालय में महान्यायवादी जाता है, यानी कि एक तरीके से सरकार का ही व्यक्ति जा रहा है, सरकार की तरफ से यही पेश होता है न्यायालय में। तो ये एक काम हो गया। दूसरा देखिए, संविधान के अनुच्छेद 143 आप ये देखे होंगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, कई बार इससे प्रश्न आता है। जो 143 है, 143 क्या है? 143 ना राष्ट्रपति को, ये एक तरीके से अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ये लिखा गया है। राष्ट्रपति को यहाँ पे ये अधिकार देता है कि जब भी किसी भी प्रकार से संवैधानिक या फिर संविधान से रिलेटेड किसी भी तरीके से प्रॉब्लम होता है, यानी कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अगर वहाँ पे ज़रूरत है, तो राष्ट्रपति इसी 143 का उपयोग करके उसका उच्चतम न्यायालय के पास जो भी सलाह लेना है होता है वो लेते हैं, ठीक है। तो जो 143 है, इसी के तहत जो भी राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा सलाह लेना है, तो वो क्या है, महान्यायवादी ही लेकर के जाता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधि बन करके जाता है, ठीक है। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार ये भी है, ठीक है। देखिए, अधिकार मर्यादा, यहाँ पे मर्यादाएं भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, देखिए इसको भी देख लेते हैं। भारत भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त जो महान्यायवादी है वो संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही में बोल सकता है, भाग ले सकता है। जितने भी संसद में जो भी कार्रवाई होता है ना, उसमें आराम से ये बैठ सकता है महान्यायवादी, वहाँ पे बोलने का भी अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि जो महान्यायवादी होता है वो संसद का सदस्य नहीं होता है, और अगर संसद का सदस्य नहीं है तो उसको फिर अ, वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा। वोट देना मतलब जो संसद में जो मत देते हैं ना किसी भी विधेयक पर, किसी भी विचार पे, तो वो चीज़ नहीं कर सकता है। देखिए, यहाँ पे एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते विशेषाधिकार मिलते हैं। जो महान्यायवादी है उसको ये सारी चीज़ें संसद के समान मिलती हैं, ठीक है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। वो संसद का भी सदस्य नहीं होता है और ना ही कैबिनेट का सदस्य होता है। मंत्रिपरिषद यदि आगे पीछे हम लोग पढ़े थे कि मंत्रिपरिषद यदि किसी भी तरीके से विघटित हो जाती है, किसी भी तरीके से वो बर्खास्त हो जाती है या प्रॉब्लम आता है, कुछ भी तरीके से मंत्रिपरिषद समाप्त हो जाती है, तो जो महान्यायवादी है उसको भी त्याग पत्र देना पड़ता है। इसका मतलब ये लग रहा होगा कि वो सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा नहीं है। जो महान्यायवादी है वो कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है और उससे जुड़ा हुआ भी नहीं होता है, लेकिन वो सरकार का एक प्रतिनिधि होता है, इसलिए उसको भी त्यागपत्र देना पड़ता है, ठीक है। लेकिन याद रखें कि महान्यायवादी जो होता है वो कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। अब देखिए, यहाँ पे अधिकार एवं मर्यादाएं के अंतर्गत ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन नेगेटिव होते हैं, जो भी टॉपिक नेगेटिव होते हैं, प्रश्न वहीं से बनता है। देखिए, वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है। ये चीज़ें याद रखेंगे, कई बार सही विकल्प, गलत विकल्प में ये सारी चीज़ें आती हैं। ये क्यों नहीं बोल सकता है? सीधा सा एक ही लॉजिक है, यदि आप अटॉर्नी जनरल को आप ध्यान में रखेंगे, यानी कि जो महान्यायवादी है, उसको आप ध्यान में रखेंगे, तो आपको ये याद रहेगा कि जो ये व्यक्ति है, जो न्यायवादी जो व्यक्ति है, वो सरकार का ही व्यक्ति है, सरकार का वकील है वो। अब वकील, यदि मेरा वकील है कोई, मेरे खिलाफ थोड़ी बोलेगा वो तो मेरे पक्ष में बोलेगा ना। उसको ये अधिकार नहीं है कि वो मेरे खिलाफ ही बोलने लगे, तो फिर वो मेरा वकील नहीं रहा।
तो सेम ऐसे ही यहाँ पे भी होता है कि सरकार का वो वकील है, इसलिए सरकार के खिलाफ किसी भी तरीके से कोई भी सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता है कि सरकार गलत कर रही है, सही कर रही है। इसका उसको उसके पास कोई अधिकार नहीं है, ये उसकी सीमाएं हैं। देखिए, जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है, उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। ये भी आप समझ में आ गया आपको? वो कोई सवाल जवाब किसी भी प्रकार से ऐसा प्रॉब्लम खड़ा नहीं कर सकता, ठीक है? उसको यदि कोई काम सौंपा गया भारत सरकार के द्वारा, उसको वो करना है। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी भी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता है, ठीक है? ये भी आप ध्यान में रखेंगे कि जब तक अगर भारत सरकार की अनुमति नहीं मिलती है, तब तक वो किसी भी आपराधिक मामलों में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्योंकि कहीं न कहीं वो भी एक जाना-माना एक तरीके से वकील है, ठीक है? तो हो सकता है कि वो कहीं पे भी मामले में अ, उसको बचाव के लिए चला जाए, तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ पे डायरेक्टली रिस्ट्रिक्शन है। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी भी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद भी ग्रहण नहीं कर सकता। ये भी सही नहीं है करना, इसलिए इसका भी मनाही है, ठीक है? देखिए, हालाँकि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता। इसका क्या मतलब है कि ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो तो ठीक है, लेकिन यदि कोई निजी कार्यवाही यानी अपने ही कोई निजी ऐसा काम उसको करना पड़े न्यायालय से रिलेटेड, तो वो काम उसको वो कर सकता है, ठीक है? तो आप ये याद रखेंगे। देखिए, सरकार के कर्मी की श्रेणी में भी नहीं आता है, तो महान्यायवादी क्या है, एक अलग तरीके से अ, अलग ही है, सरकार से भी अलग है। देखिए, यहाँ पे क्या महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील भी नहीं होता है। तो इस तरीके से आप मर्यादाएँ याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा आप एक चीज़ बस याद रखना कि अपने खिलाफ यानी कोई भी निजी कार्यवाही करने का अधिकार है महान्यायवादी को। उसके अलावा कोई भी ऐसा काम करने का अधिकार नहीं है जो कि सरकार नहीं कहा हो। यानी कि सरकार जब तक नहीं कहेगी किसी काम को करने के लिए तब तक वो नहीं कर सकता है और सरकार के खिलाफ किसी भी तरीके से नहीं जा सकता। तो इस तरीके से ये हमारा जो अटॉर्नी जनरल है, जो महान्यायवादी है, इसको हम लोग समझ गए हैं। इसमें हमारा सारा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो बेसिक चीज़ें हैं, वो हम लोग इसको कवर कर लिए हैं। इसको हम लोग अच्छे से समझ गए हैं, ठीक है? तो अच्छा लगा होगा तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अ, आप शेयर भी कर सकते हैं ताकि बाकी जो भी लोग हैं इससे बहुत अच्छे से नोट्स बना सकें। आप भी अच्छे से नोट्स बना सकते हैं इसका। इसमें आपको सारी चीज़ें कंप्लीट मिल जाती हैं, ठीक है? तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।